चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस। देखो हमने फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है वो कर लिए, और कौन से सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन है वो हम आज करेंगे, और हमने जो ग्रामेटिकल एरर्स वाले क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 2021 मेंस के जो पेपर में आने वाले सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है वो क्या है, देखो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बना था, पढ़े देखो एक बार। क्या है सेंटेंस? Nobody was interested in the fish who Gopal had catch from the river। देखो यहां सेंटेंस में क्या कर दिया, आप सेंटेंस कह रहे हो कि nobody was interested in the fish, उस फिश के अंदर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है जिसको गोपाल ने क्या रिवर से कैच किया था। पहली बात तो यहाँ पे एक समझो कि यहाँ पर हेड के साथ कैच कर दी, तो हेड के साथ कैच तो हम लगा नहीं सकते। आपको पता है हेड कहोगे तो वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, और यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो हेड कोट किस में दे रखा है, पहले में हेड कोट आ रहा है ना, दूसरे में आप तीसरे में भी हेड कोट आ रहा है, और चौथे में हेड कैच वापस गलत हो गया, और आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा। का मतलब आपके साथ पास ऑप्शन कौन से बच गए, फर्स्ट और आपका थर्ड ऑप्शन बच गया। अब इस ऑप्शन में आपने हु लगा दिया, और फिश क्या है, अब ये इंसानों हु लगता है इंसानों के लिए, और आपने यहाँ पर फिश लगा दिया, तो फिश के लिए आप हु नहीं लगा पाओगे। फिश के लिए क्या लगाना पड़ेगा, विच कहोगे, और विच गोपाल हैड कॉट फ्रॉम द रिवर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका बनेगा कि विच गोपाल हैड कॉट फ्रॉम द रिवर। क्लियर है? तो आपका फर्स्ट जो आपका सेंटेंस बन रहा है ये बनेगा, तो क्या बनेगा फर्स्ट वन कि विच गोपाल हैड कॉट फ्रॉम द रिवर। यहाँ एक चीज देखो समझें, यहाँ कुछ चीजें हैं, लिखो क्या है, नोबडी वॉज इंटरेस्टेड, पैसिव सेंस है यहाँ पर, इंटरेस्टेड आपका कौन है, नोबडी ही इंटरेस्टेड नहीं था। किसमें, फिश में, इन द फिश, उस पर्टिकुलर फिश के बारे में बात कर रहे हो जो कि, अब जो कि कहोगे तो फिश तो आपका क्या है, मनुष्य नहीं है। यदि ह्यूमन बीइंग है तो उस कंडीशन में आप हु लगाते हो, यदि ह्यूमन बीइंग नहीं है तो उस कंडीशन में आपको वहां पर विच या दैट लगाना पड़ेगा। विच या दैट का इस्तेमाल करेंगे, आपने विच लगा दिया और गोपाल लिख दिया, और उसके बाद में आप हैड कैच, हैड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म तो कैसे लगाओगे, हैज हैव हैड के साथ आपको थर्ड फॉर्म लगानी होगी। थर्ड फॉर्म कौन सी यहाँ पर, कॉट है ना, पता होना चाहिए कैच की सेकंड वाली फॉर्म भी कॉट और थर्ड फॉर्म भी कॉट होती है ना। कॉट स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछता है, COUGHT करके देता है, तो CO नहीं CAUGHT, तो हेड कॉट ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, वो आपका आंसर रहेगा। आसान सवाल है, ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है। क्या जो लोग डेली पढ़ते हैं, जिन लोगों ने अच्छी तरीके से टेंस को पढ़ा है, उन लोगों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा इतना मुश्किल क्वेश्चन है वो नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताएं, द लिटिल बॉय डिड मैनी मिसचीव्स इन स्कूल। नाउन के टॉपिक से बनने वाला देखो क्वेश्चन है ये, क्या क्वेश्चन और क्या इंप्रूवमेंट रहेगा देखो समझें। हाँ, द लिटिल बॉय, फिर उसके बाद लिटिल यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बॉय को मॉडिफाई कर रहा है। डिड, डिड आपकी मैन वर्ब है, डिड यहां पर कौन सी वर्ब है, मैन है। और डिड मैनी मिसचीव्स, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि मिसचीफ एक अनकाउंटेबल नाउन है। मिसचीफ यदि अनकाउंटेबल नाउन है, एस यहां से हटेगा, शैतानी के अर्थ में आता है मिसचीफ, शैतानी, और मिसचीफ है तो इसका मतलब आप मैनी भी नहीं लगा पाओगे, मैनी लगा नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है तो मच मिसचीफ आप कह सकते हो, मैनी मिसचीफ आप यहां पर कह नहीं सकते। ठीक है, अब डिड मच मिसचीफ्स, यहां पर एस यहाँ पे हटा दिया, ये ऑप्शन आपका यहां पर घट गया। परफॉर्म्ड मैनी मिसचीफ, तो मैनी मिसचीफ के साथ आप लगा नहीं सकते, ये गलत हो गया। इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तो ऑप्शन कौन सा बच गया, केवल थर्ड ऑप्शन आपका बच गया यहाँ पर कि मेड मच मिसचीफ, अनकाउंटेबल नाउन है, आपको क्या लगाना पड़ेगा, मच, ना कि मैनी, है ना। मैनी तो हम लगाते हैं काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन के लिए, आपको कहना पड़ेगा मेड मच मिसचीफ, शैतानी, क्या कहोगे, शैतानी। द लिटिल बॉय मेड मच मिसचीफ, है ना, स्कूल के अंदर, ताकि उसने शैतानी करी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, थर्ड ऑप्शन बनेगा, है ना। जो लोग भी थर्ड आंसर आप दे रहे हो सबके आंसर है बिल्कुल एकदम करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है, शी इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर। यहां पर क्या है कि दो डिग्री को आपने मिलाया है, पॉजिटिव डिग्री पहले और उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री बनाइए। तो आपको एक बात यहां पे समझ में आनी चाहिए
कि जब आप कंजंक्शन से दो अलग अलग डिग्री को जोड़ते हो, उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट वन और सेकंड वन दोनों ही हैं, वो आपके कंप्लीट होनी जरूरी है डिग्री। देखो इसमें देखो दो सेंटेंस है। एक सेंटेंस तो ये है कि सी इज एज गुड। अब एज गुड कहोगे तो एज लगाना पड़ेगा। सी इज एज गुड एज हर सिस्टर। एक तो इसमें पॉजिटिव डिग्री ये वाली है और एक इसमें कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है कि सी इज, और नहीं है इसमें, सी इज बेटर। क्या है इसमें कि सी इज बेटर देन हर सिस्टर, देन हर सिस्टर। अब इस सेंटेंस में दो सेंटेंस आपको दे दिया कि सी इज एज गुड एज हर सिस्टर और सी इज बेटर देन हर सिस्टर। अब इसमें क्या होता है आपको पता है, जब दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो डिग्री को आपस में जोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो वर्ड आपका कॉमन आता है ना, उसको एक ही बार लिखना है। यदि उसे एक ही बार लिखना है तो कॉमन कौन से, देखो इसमें सेलेक्ट करो कि सी इज कॉमन है, ये सी इज कॉमन है, तो सेंटेंस को स्टार्ट तो करना पड़ेगा। तो सेंटेंस को स्टार्ट करोगे तो इस वाले सी इज को हमें यहां से हटा देना पड़ेगा। और यहां पर देखो एज अलग है, गुड अलग है, बेटर अलग है, और यहां पर देन है, यहां पर देन है और यहां पर एज है, तो ये कॉमन नहीं है। फिर आपके कॉमन कौन आ रहा है, हर सिस्टर कॉमन आ रहा है, तो सेंटेंस को एंड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर सिस्टर है, ये यहाँ पे हट जाएगा। अब इस जो बचा हुआ जो सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस है वो जुड़, अब ये सेंटेंस क्या हो गया, ये जुड़। अब इस तरह सेंटेंस आपका जुड़ेगा। अब इस तरह सेंटेंस जोड़ोगे तो क्या होना चाहिए कि सी इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर, है ना। यहाँ पे नॉट बेटर था, नॉट था, नॉट बेटर देन हर सिस्टर। इसका मतलब ये एज भी आएगा, ये एज भी आएगा और ये देन भी आएगा, तीनों आने जरूरी है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर, यदि आपने एज गुड कह दिया तो इसके बाद एज लगाना जरूरी है। इसका मतलब इंप्रूवमेंट तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। दूसरे में क्या है, एज गुड एज, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही बैठेगा। मोर के साथ मोर गुड आएगा नहीं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव कह दिया, वो उस कंडीशन में जब एक ही व्यक्ति की तो क्वालिटीज होती है उस कंडीशन में आता है, ऐसा ऑप्शन इसमें है नहीं। और गुड एज कहोगे तो पहला वाला एज यहाँ पर कहाँ है, ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा एज गुड एज, है ना। तो आप कहोगे सी इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर, है ना। यहाँ ज्वाइनिंग ऑफ डिग्री का क्वेश्चन है, दो डिग्री को जब आपस में जोड़ते हो तो उस तरीके से आप ये क्वेश्चन आप बनाते हो। तो सी इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर। क्या है कि एडजेक्टिव के टॉपिक में ज्वाइनिंग ऑफ डिग्री के अंदर हम पढ़ते हैं इसको, बहुत ही आसान सा सवाल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत बेसिक सवाल दिया है आपको ये डिग्री से बनने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, आई विल हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर यूरोप लास्ट ईयर। ऑल ओवर यूरोप, पूरे के पूरे यूरोप के अंदर पिछले साल मैंने क्या किया है, ट्रैवलिंग करी। और लास्ट ईयर कहना चाह रहा है और आई विल हैव ट्रैवल्ड कहना चाह रहा है, तो विल हैव ट्रैवल्ड कैसे आएगा, ये हम लास्ट ईयर की बात कर रहे हो तो आई हैव ट्रैवल्ड कहोगे, आई वाज ट्रैवलिंग कहोगे, आई नो इम्प्रूवमेंट कहोगे, या आई ट्रैवल्ड कहोगे। तो एक बात देखो समझे, यहाँ पर यहाँ सेंटेंस में टाइमिंग दे दी लास्ट ईयर। यदि लास्ट ईयर कह रहा है तो इस साल का तो इससे कोई जुड़ा हुआ वर्ड है नहीं, सिंस लास्ट ईयर होता तो फिर भी हम सेंटेंस में मान लेते, तो हैव ट्रैवल्ड का तो कोई सेंस है नहीं, और विल हैव ट्रैवल्ड आएगा नहीं, इसका मतलब इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ये दोनों ऑप्शन कट गए। वर ट्रैवलिंग कहोगे कि आई वर ट्रैवलिंग, आई के साथ वर क्यों लगाएं, वर आई के साथ तब लगता है जब उस कंडीशन में हाइपोथेटिकल होना चाहिए, और सेंटेंस हाइपोथेटिकल है नहीं तो आई के साथ वर वैसे ही गलत है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसा कहेंगे तो टेंस में कोई बनेगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन आएगा, कौन सा, आई ट्रैवल्ड। आई ट्रैवल्ड ऑल ओवर यूरोप लास्ट ईयर। टेंस का एक आसान सा सवाल है, टाइमिंग के साथ आपको पास्ट का सिंपल टेंस यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग आपने लास्ट ईयर पास्ट की आपने यहाँ पर लिखी। तो आप कह रहे हो सेंटेंस में कि आई ट्रैवल्ड ऑल ओवर यूरोप लास्ट ईयर। क्लियर है दोस्तों। ये मेंस के अंदर पूछे हैं क्वेश्चंस, देख लो मेंस 2021 कितने इजी आसान से सवाल आपको पूछे गए हैं, इतने मुश्किल सवाल नहीं दिए हैं। देखो
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, नन ऑफ द गर्ल्स डिजर्व टू बी सेलेक्टेड बाय दिस अवार्ड। देखो नन ऑफ, आपको पता है कि नन ऑफ का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो उसके बाद नाउन आपकी प्लूरल आना जरूरी है। नाउन आपकी प्लूरल आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ब जो है वो आपको सिंगुलर लगानी पड़ेगी। तो नन ऑफ द गर्ल्स डिजर्व टू बी सिलेक्टेड बाय दिस अवार्ड। तो डिजर्व टू बी सिलेक्टेड कह रहे हो तो क्या आना चाहिए था? नो इंप्रूवमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड की जरूरत होगी। नन ऑफ द गर्ल, देखो नन ऑफ द गर्ल हम कह नहीं सकते, गर्ल यहाँ पर सिंगुलर कर दिया, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत होता है, ये ऑप्शन गलत है। नन ऑफ द गर्ल्स यहाँ पे कहोगे, नन ऑफ द गर्ल्स कह दिया तो यहाँ पे डिजर्व्स, वर्ब आपकी यहाँ पर सिंगुलर बैठ रही है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नन ऑफ द गर्ल्स कहोगे तो नन ऑफ द गर्ल्स के बाद आर डिजर्विंग, तो कोई ऑप्शन यहाँ पे बनेगा नहीं, ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बनेगा नहीं। तो अब आपके सामने दो ऑप्शन बन रहे हैं, एक तो बनेगा नन ऑफ द गर्ल्स डिजर्व्स और एक बनता है नन ऑफ द गर्ल्स डिजर्व। दो ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है। तो अब इस ऑप्शन में क्या करना होगा? देखो इंप्रूवमेंट नहीं करोगे आप यहाँ पर, क्या इंप्रूवमेंट यहाँ पर करेंगे बताएं? इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखो, सेंटेंस की बात करें, यदि हम सेंटेंस की बात करें, देखो ये सेंटेंस जो आपको दिया गया, देखो पहली बात तो यहाँ पे एक चीज को समझना, जब ये सेंटेंस आपको बना, आपको आपने डिक्शनरी देखी हो, देखो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आपकी एडवांस लर्नर डिक्शनरी जो AS1B वाली है, डिक्शनरी को जब आप देखते हो तो नन का जो स्पष्ट रूप से उसने कहा है कि नन का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, है ना। नन का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, उस कंडीशन में वर्ब कैसी आती है? हमेशा सिंगुलर आती है। लेकिन नन का यूज जब हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं तो काउंटेबल नाउन तो जरूर नन ऑफ कहोगे तो नाउन आपकी प्लूरल आएगी, लेकिन वर्ब जो है ना वो सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी वर्ब आ सकती है, दोनों वर्ब आ सकती है। तो यहाँ पे वर्ब डिजर्व भी सही है और डिजर्व्स भी सही है, अब दोनों ऑप्शन आपके सही होने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन अब ये सेंटेंस आपका एरर में होता तब तो उस कंडीशन में इस सेंटेंस में नो एरर हम जाते, क्योंकि बोनस मिलता है उस सेंटेंस के अंदर हमें। लेकिन यहां पर क्या है कि इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, तो इंप्रूवमेंट जरूर यहां पर डिजर्व कह रहे हो तो इसकी जगह डिजर्व करेंगे तो वो इंप्रूवमेंट मान लेगा, ठीक है। तो हालांकि इस क्वेश्चन के लिए बोनस में जाना चाहिए था, क्योंकि आप डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी तो दोनों को सही मानता है, आपके इसको भी सही मानेगा डिजर्व को और इसको भी सही मानेगा, ठीक है। लेकिन बेहतरी के लिए आपको जानना कि हमेशा सही जो होगा ना वो कौन सा होता है? डिजर्व्स। हमेशा सिंगुलर वर्ब को आप सिंगुलर मानिएगा। तो आपको ध्यान रखना कि नन ऑफ के बाद नाउन तो जरूर प्लूरल आएगी, लेकिन वर्ब आपको सिंगुलर ही यूज करनी है, वो बेटर रहेगा आपका। तो आंसर की ने भी यही बताया, एसएससी ने अपने आंसर की में कौन सा बताया? थर्ड ऑप्शन बताया, ठीक है। लेकिन जब हम डिक्शनरी को देखते हैं तो दोनों सही हो जाते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल है। वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है, कब? जब नाउन आपकी। None of the girls deserve to be selected by this award। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आएगा? None of the girls deserves। आप वर्ब को क्या मान लीजिए? सिंगुलर। क्लियर है? चलो, हालांकि ये बोनस के लिए जाना जरूरी है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात करते हैं। क्या है देखो यहाँ पर ध्यान दें। I take pride to serve my country। I take pride to serve my country। I take pride to be serving my country, in serving my country, to have served my country। अब टेक प्राइड के टू हैव सर्व्ड तो पहले की बात कर रहे हो कि पहले आपने कंट्री को सर्व किया था, उस अर्थ में आप प्राइड कर रहे हो, या नो इंप्रूवमेंट आपको होना चाहिए? बताए। प्राइड के जब जब देखो, पहली बात तो देखो आप सेंटेंस कह रहे हो कि आई टेक प्राइड। अब प्राइड आप कहोगे तो पहली बात तो प्राइड के साथ टू सर्व नहीं कहेंगे, ठीक है। प्राइड जब एज अ वर्ब होती है तो अपने बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है, लेकिन यहाँ वर्ब का तो कोई सेंस है नहीं इस सेंटेंस में, तो प्राइड के साथ टू बी सर्विंग का कोई ऑप्शन यहाँ पे बनेगा नहीं, टू हैव सर्व्ड का कोई ऑप्शन ही नहीं बनेगा। तो क्या कहोगे? इन। इन आएगा, इन प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन अपने बाद में हमेशा क्या लेता है? जिरन लेता है। तो आई टेक प्राइड इन सर्विंग माई कंट्री। तो पहली बात तो प्राइड के बाद इन प्रपोजिशन आएगा, और जब प्रपोजिशन आप इन ले रहे हो तो प्रपोजिशन के बाद में आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए? जिरंड होना जरूरी होगा। तो आपने इन प्रपोजिशन कर दिया और उसके बाद आपने वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म कहना जरूरी होगा। तो आपने क्या कह दिया? इन सर्विंग, आई टेक प्राइड इन सर्विंग माई कंट्री,
ठीक है, आसान सवाल है, ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। प्राइड के बाद ये ज़रूर है कि आपको वहाँ पता होना ज़रूरी है कि वहाँ पर प्राइड के बाद आपको इन प्रपोजिशन करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्या आप आंसर दोगे क्वेश्चन नंबर 7 का, बताएं। चलो, अरे ये उल्टे सीधे कमेंट मत करो भाई। हाँ, देखो ध्यान दें, समझे, देखो महावीर जोरवाल आप क्या कह रहे हो, सेकंड बी आंसर बता रहे हो। चलो देखिए एक बात समझे, देखो क्या है इसमें, 80 गर्ल्स सैट देयर एट 4 लॉन्ग टेबल्स, फिर आपके डूइंग देयर होमवर्क बाय कैंडल लाइट। अब इस सेंटेंस में आप ये कहना चाह रहे हो कि 20 गर्ल्स सैट देयर एट 4 लॉन्ग टेबल्स, अब उसके बाद आप जिरन लगा रहे हो सीधा, डूइंग देयर होमवर्क बाय कैंडल लाइट। अब देखो क्या कहोगे, टू डूइंग, टू के साथ डूइंग का कोई सेंस है नहीं, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो गया। टू हैव डन देयर होमवर्क कहोगे तो ये तो परफेक्ट की बात हो गई, पास्ट की बात हो गई, ये ऑप्शन आएगा नहीं। ठीक है, डूइंग इट्स होमवर्क, इट्स का इस्तेमाल हम कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 80 गर्ल्स लिखा हुआ है, का मतलब सेंटेंस करेक्ट है, सेंटेंस में कहीं कोई, क्या कहोगे, 80 गर्ल्स सैट देयर एट 4 लॉन्ग टेबल्स डूइंग देयर होमवर्क बाय कैंडल, सेंटेंस में किसी तरह की कोई गलती नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। जिरेंड से आप सीधा सेंटेंस जोड़ दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, ठीक है ना। तो 80 गर्ल्स सैट देयर एट 4 लॉन्ग टेबल्स डूइंग देयर होमवर्क बाय कैंडल, है ना। अब जिरेंड से सीधे सेंटेंस है वो आप कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बताएं क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8। द साइंटिस्ट आर बिजी, आपको पता होना चाहिए बीजी के बाद इन आता है और इन के बाद क्या आती है, जिरेंड आती है, लेकिन बीजी के बाद इन है वो क्या होता है, ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल है, आप लिख है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, बिना किसी अपवाद के बीजी के बाद आपको जिरेंड, क्या कहोगे, द साइंटिस्ट आर बिजी, क्या कहोगे, एक्सप्लोरिंग आइडिया, है ना। ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बार डिस्कस करते हैं बीजी वर्ड को, बीजी के बाद हमेशा आईएनजी वाली, बीजी प्लस क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म, जिरंड आती है, बीजी प्लस जिरंड। द साइंटिस्ट आर बिजी एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, फिर है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना, करेक्ट है। सपना यादव आपका जवाब सही है, महावीर जोरवाल, मनोज यादव, अमित जाट, सभी जवाब बिल्कुल सही दे रहे हो, करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, he is interested neither in business or on the job, देखो अब सेंटेंस कह रहे ही इज इंटरेस्टेड और नीदर इन बिजनेस कह रहे हो। पहली बात तो यहाँ पे ध्यान देना, नीदर जब लगा रहे हो या नाइदर जब लगा रहे हो उसके बाद प्रपोजिशन आप बाद में लगा रहे हो, पहले लगाते तो कॉमन आ जाता, लेकिन बाद में लगा रहे हो तो रिपीट होगा, बाद में लगा रहे हो तो क्या होगा, रिपीट होगा। और पहली बात नाइदर के साथ नॉर लगाना पड़ेगा, और आप लगाओगे नहीं, नाइदर कहोगे और नॉर कहोगे, और नॉर ऑन द जॉब नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि इन बिजनेस कह रहे हो तो आप ऑब्वियसली आपको ही नहीं कहना पड़ेगा वापस आपको, तो जॉब के लिए भी इन आएगा, तो नॉर इन अ जॉब, नॉर टू द जॉब, नॉर आप कह रहे हो टू का कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, नॉट आएगा नहीं, और और आएगा नहीं, तो ऑप्शन एक ही बन रहा है, नॉर इन अ जॉब। तो ही इज इंटरेस्टेड नीदर इन बिजनेस नॉर इन अ जॉब, नॉर इन ए जॉब, बिजनेस अनकाउंटेबल है, आर्टिकल आएगा नहीं, ठीक है ना, इन अ बिजनेस कह नहीं सकते, बिजनेस अनकाउंटेबल है,
लेकिन जॉब तो काउंटेबल है ना, तो आपको कहना पड़ेगा नॉर इन, तो नीदर इन बिजनेस नॉर इन अ जॉब। यदि इन को आप पहले लेते, आप इसको ऐसे भी कह सकते थे कि ही इज इंटरेस्टेड इन नीदर बिजनेस नॉर जॉब, नॉर अ जॉब, है ना, आप ऐसे भी कह सकते थे। और नॉर इन अ जॉब आप सीधा भी कह सकते हैं, ठीक है ना, दोनों सही। तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वन आपका आंसर सही, आयुषी प्रजापत आप सही जवाब दे रहे हो। महावीर जोरवाल, निर्मल, अमित जाट, मनोज यादव, सपना यादव, विशाल कटाना, आपका जवाब भी सही है। फिर कौन सा जवाब होगा, फर्स्ट वन, ठीक है ना, कौन सा, नॉर इन अ जॉब। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। हाँ, मिस्टर फोर्स thought that it's possible to a man to go round the world in 80 days। क्या कहना चाह रहे हो, इट्स पॉसिबल टू अ मैन, एक व्यक्ति के लिए ये पॉसिबल है कि गो राउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, 80 दिन में वो वर्ल्ड का टूर कर सकता। क्या कहोगे यहां पर, इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं। इट वॉज पॉसिबल टू द मैन, ऐसा पॉसिबल हुआ करता था। पास्ट के बारे में कहना चाहोगे, इट इज पॉसिबल टू अ मैन, इट इज पॉसिबल टू अ मैन, या इट वॉज पॉसिबल फॉर अ मैन। देखो पहली बात तो यहां पर पॉसिबल टू नहीं कहेंगे, पॉसिबल के साथ फॉर लगाएंगे, और फॉर लगाओगे तो ऑप्शन कौन सा बनेगा। अब सेंटेंस पास्ट में भी कहना चाह रहा है, और सेंटेंस में आपने थॉट भी लगा दिया, सेंटेंस में आपने क्या लगा रखा है, थॉट भी लगा रखा है, और पॉसिबल के साथ टू नहीं आएगा, आपको यहाँ पे फॉर कहना पड़ेगा। का मतलब आपको क्या कहना पड़ेगा, और पास्ट टेंस रहने की वजह से आपको यहाँ पे इट इज नहीं बल्कि आपको इट वॉज कहना पड़ेगा। और इट वॉज पॉसिबल कहोगे तो टू द मैन नहीं आएगा, और इट इज पॉसिबल कहोगे टू वैसे भी गलत है, ठीक है। तो कौन सा आएगा, इट वॉज पॉसिबल फॉर अ मैन, ठीक है ना, ये मैन के लिए क्या था, पॉसिबल था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट है, विशाल सही जवाब है। आयुषी आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। हाँ, सी एंड ए ऑप्शन आपका सेम है, कहीं ना कहीं गड़बड़, इट वॉज पॉसिबल टू ए मैन होगा यहाँ पर, इट वॉज ऑप्शन में दे रखा होगा, क्या हो सकता है टाइपिंग प्रॉब्लम करी हो, ठीक है ना, टाइपिंग प्रॉब्लम की। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर, फॉर इट वॉज पॉसिबल फॉर अ मैन। तो मिस्टर फॉस थॉट दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर ए मैन टू गो राउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ठीक है ना, 80 डेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, देखें क्या है आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 11 का। देखें, यू कैन हैव अ कंफर्टेबल जर्नी ओनली देन you are getting your seat reserved in advance, only then, only के साथ then लगा रहे हो, are getting कह रहे हो, only then you get your seat reserved, only when you are getting reserved, या only। आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, only if। एक होता है if only और एक होता है only if। if only का तो मतलब होता है काश, एक होता है if only। जब इफ ओनली यूज करते हो तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस बनता है, जैसे आपने कह दिया कि इफ ओनली आई वर अ मिलीनियर, क्या बोला आपने, इफ ओनली आई वर अ मिलीनियर, हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, आई के साथ वर लगाना पड़ेगा कि काश मैं एक करोड़पति बन जाऊं, इफ ओनली आई वर अ मिलीनियर। लेकिन इस इफ ओनली का मतलब होता है काश, लेकिन इसको हम उल्टा लिखते हैं ओनली इफ, तो ओनली इफ का मतलब होता है केवल तभी, है ना, कि यू कैन हैव अ कंफर्टेबल जर्नी ओनली इफ यू गेट योर सीट रिजर्व्ड इन एडवांस, केवल तभी। तो ओनली इफ कहो या प्रोवाइडेड कहो यहां पर, या प्रोवाइडिंग कहो या प्रोवाइडेड दैट कहो, ठीक है ना, चाहे यहां पे ऑन कंडीशन दैट कहो, सभी सही हो।
आप ऐसा भी कह सकते हो, यू कैन हैव अ कंफर्टेबल जर्नी ऑन कंडीशन दैट यू ऑन कंडीशन दैट क्या कहोगे, यू गेट योर सीट रिजर्व्ड एडवांस, है ना। तो ऑब्वियसली यहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा, ओनली इफ यू गेट। कंडीशनल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस यहां पर। गेट आपको पता होना चाहिए कि गेट के बाद जब हमें लिखना तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। तो गेट योर सीट रिजर्व्ड, क्या कहोगे, रिजर्व। तो गेट के बाद आने वाली वर्ब थर्ड फॉर्म आपने सीट रिजर्व्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर ओनली देन और यू आर गेटिंग कह रहे हो, यहाँ पे गड़बड़ हो। ओनली देन तो एडवर्ब के रूप में आती है, ओनली देन, ओनली व्हेन ये एडवर्ब होती है, ठीक है ना। इनसे अब जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें इन्वर्जन होता है। ओनली व्हेन, ओनली देन, इनसे सेंटेंस स्टार्ट होने पर इन्वर्जन किए जाते हैं। तो इन्वर्जन सेंस होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ओनली इफ यू गेट योर सीट रिजर्व्ड इन एडवांस। तो ओनली इफ क्या आएगा, ओनली इफ कह दो, ऑन कंडीशन दैट कह दो, प्रोवाइडेड दैट कह दो, ठीक है ना, इस अर्थ में आते हैं। ओके, ये कंडीशनल सेंटेंस का एक आसान सा सवाल है, ज़्यादा इतना मुश्किल क्वेश्चन आप पर नहीं दिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, टर्न लेफ्ट आउटसाइड, क्या लिखा हुआ है, टर्न लेफ्ट आउटसाइड द लाइब्रेरी डोर एंड वॉक डाउन द कॉरिडोर, देन यू केम द मैन स्टेयरकेस। यहाँ सेंटेंस में क्या कर दिया, देन कह रहा है फिर, और यू केम टू द मैन स्टेयरकेस अंटिल विल कम एट। पहली बात तो आपको पता है कि अंटिल लगाओगे तो विल का इस्तेमाल हम करेंगे नहीं, पहला ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो रहा है, सेंटेंस देखने से ही आपका यहाँ पर गलत होता है, ठीक है। अंटिल यू कम टू हो सकता है, लेकिन व्हेन यू आर कम बी वर्ब के साथ आप फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल पैसिव सेंस में होता है, लेकिन ये यहाँ पर कम का तो पैसिव बनेगा नहीं, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर कट रहा है। और देन यू केम टू द मैन स्टेयरकेस कहना चाह रहे हो, या यहाँ पर अंटिल यू कम टू आएगा, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए बता। महावीर जोरवाल आप सेकंड बता रहे हो, अमित जाट आप सेकंड बता रहे हो, आयुषी आप भी सेकंड बता रहे हैं, श्रुति जिंदल आप भी सेकंड बता रहे हो, क्या सही बैठ रहा है। मनोज यादव आप भी सेकंड बोल रहे हो। देखो पहली बात तो यहाँ पे इस सेंटेंस को देखना, लिखा हुआ क्या है, टर्न लेफ्ट आउटसाइड द लाइब्रेरी डोर एंड वॉक डाउन द कॉरिडोर। जब तक आप कॉरिडोर में वॉक डाउन करिएगा, जब तक कि आप मेन स्टेयरकेस तक ना पहुंच, जब तक कि ऑब्वियसली जब तक ना पहुंच जाएं, ऐसा कहने के लिए हमें देन यू आर कम टू कोई ऑप्शन ही बनाएगा, यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा, अंटिल यू कम टू, जब तक आप मेन स्टेयरकेस तक ना पहुंच। तो व्हेन यू अंटिल यू कम टू, क्या कहोगे, अंटिल यू कम टू, अंटिल का इस्तेमाल करोगे, यहाँ कम कहना, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आएगा यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन आपका बन रहा है, सेकंड आंसर जो दे रहे हैं, करेक्ट जवाब दे रहे हैं। निर्मल आपने भी जवाब सही दिया है। विशाल फोर्थ आंसर नहीं बनेगा, आंसर नंबर कौन सा बनेगा, सेकंड, अंटिल यू कम टू। तो टर्न लेफ्ट आउटसाइड द लाइब्रेरी डोर एंड वॉक डाउन द कॉरिडोर अंटिल यू कम टू द मैन स्टेयरकेस। जब तक आप मैन स्टेयरकेस तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको मूव करना है, तब तक आपको चलना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मैनी बेटल्स वॉज कह दिया, मैनी बेटल्स कह रहे हो तो वॉज फॉट ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, बताओ क्या होना चाहिए, मैनी बेटल्स वॉज। तो मैनी बेटल्स कहना चाह रहे हो तो मैनी तो आप प्लूरल कह रहे हो, बेटल्स कह रहे हो तो वह बाकी वॉज कैसे आएगी, ये तो ऑप्शन आपका बनेगा नहीं। तो इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और बैटल काउंटेबल नाउन है, मच बैटल हम कह नहीं सकते, ऑप्शन आपका यहाँ पर कट गया। और मैनी कहोगे तो बैटल आपका आ नहीं सकता, बैटल्स होना चाहिए था, ये ऑप्शन आपको कट गया। तो आपको क्या कहना पड़ेगा, मैनी अ बैटल वॉज, है ना। आपको पता होना चाहिए कि जब मैनी कहते हो तो मैनी के साथ आने वाली जो नाउन होती है वो आपको पता है हमेशा कैसी होती है, और वर्ब भी आपको प्लूरल कहना पड़ता है। लेकिन जब आप मैनी के बाद में आर्टिकल लगाते हो, या आपने कह दिया मैनी अ प्लेयर कहते हो, तो मैनी के बाद आर्टिकल लगाओगे तो प्लेयर्स नहीं प्लेयर कहना पड़ेगा, और प्लेयर कहोगे तो वर्ब कैसी लगा दोगे, सिंगुलर लगा दोगे। हाँ, अ मैनी प्लेयर कहोगे तो उस कंडीशन में प्लूरल हो जाएगा। यदि आप इस कंडीशन में अ मैनी
यदि आप अ मैनी कहोगे तो प्लेयर नहीं, आपको प्लेयर्स करना पड़ जाता है, और प्लेयर्स करने पर वर्ब आपको आर कहनी पड़ जाती है। ठीक है, तो मैनी का यूज करोगे तो मैनी के साथ नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आती है। मैनी ए या मैनी एन लगाते हो तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर रहती है। ठीक है, और अ मैनी कहोगे तो अ मैनी प्लेयर्स करोगे तो वर्ब आपकी आर होगी। उस कंडीशन में दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा अ मैनी प्लेयर्स का ऑप्शन में है नहीं, और मैनी के साथ बेटल्स कहना पड़ेगा, जो इन दोनों ऑप्शन में तो आपके दे ही नहीं रखे। मैनी के साथ मच आता नहीं है बैटल के साथ, तो मैनी अ बैटल वॉच। ठीक है ना, एक इजी सा क्वेश्चन है वो आपको बना दिया। फर्स्ट ऑप्शन सभी जवाब भी सही दे रहे हो, हर्षित आपका जवाब सही है, विशाल, निर्मल सभी जवाब सही दे रहे हो, मनोज आपने करेक्ट जवाब दिया, आयुषी आपका जवाब सही है, अमित आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, सभी लोग बिल्कुल सही जवाब। कौन सा आएगा? मैनी अ बैटल वॉज फॉट ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर है आपका। जो भी फर्स्ट आंसर दे रहे हैं करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, द एप्पल ट्री वॉज लोडेड फ्रूट। लोडेड फ्रूट कहना चाह रहे हो, लोडेड आएगा कि लेडन आएगा? लेडन विद फ्रूट, ना कि लोडेड विद। तो लोडेड नहीं किया है, द एप्पल ट्री वॉज लेडन विद फ्रूट, लेडन आएगा यहाँ पे, वर्ब लोडेड नहीं, लोड थोड़ी कर रहा है उसके ऊपर, उसमें लेडन है, क्या आएगा? लेडन विद। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? थर्ड ऑप्शन आएगा, आसान है। तो लेडन का हो गया तो लेडन के साथ विद लगाना पड़ेगा, ऑफ नहीं का, लेडन विद, है ना। तो द एप्पल ट्रीज वॉज लेडन विद, है ना, फ्रूट से भरा हुआ है। तो इस अर्थ में लेड की थर्ड फॉर्म आपको लेडन कहनी पड़ेगी, लेडन, और लेडन के साथ क्या कहना पड़ेगा आपको? विद लगाना, लेडन विद, है ना। द एप्पल ट्री वॉज लेडन विद फ्रूट, है ना, एक आसान सा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्या है देखो, कीप द डॉग टाइड इंडोर्स, हाउ एवर इट मे बाइट सम स्ट्रेंजर। आप कह रहे हो कि कीप द डॉग टाइड इंडोर्स, भाई कुत्ते को अंदर की ओर बांध दो, हाउ एवर इट मे बाइट सम, वो किसी अजनबियों को काट सकता है। तो यट कहोगे, यट का तो कोई सेंस नहीं है, एल्स कहोगे, स्टिल कहोगे, या नो इम्प्रूव, नहीं तो क्या कहोगे यहाँ पर? नहीं तो वो काट देगा, और एल्स होना चाहिए था, और एल्स ऑप्शन में है नहीं, तो ऑब्वियसली कौन सा आएगा? एल्स। क्या आएगा? एल्स। बाकी एडवर्ब यहाँ कोई सेंस में बनेगा नहीं। तो कीप द डॉग टाइड इंडोर्स एल्स इट मे बाइट सम स्ट्रेंजर, है ना। एल्स और एल्स यहाँ पे आप कहोगे अदरवाइज के सेंस में आना चाहिए, लेकिन अदरवाइज ऑप्शन में है नहीं, एडवर्ब के रूप में आ जाती है अदरवाइज यहाँ, लेकिन ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा आएगा यहाँ पर? एल्स। एल्स इट मे बाइट सम, है ना। नहीं तो वो क्या करेगा? और एल्स होना चाहिए था, और एल्स ऑप्शन में नहीं है, तो आपको एल्स लगाना, एल्स इट मे बाइट सम, है ना। तो और एल्स नहीं, यहाँ पे आपको क्या कहना पड़ेगा? एल्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, हिज टोन वॉज नीदर ऑफ एंगर। अब नीदर ऑफ एंगर कहना चाह रहे हो, पहली बात तो यहां पर नाइदर के साथ ऑफ आपने क्या कर दिया? प्रपोजिशन लगा दिया। सेम क्वेश्चन आपको रिपीट कर दिया इसने, नाइदर ऑफ एंगर और नॉर ऑफ सॉरो। नॉर कहना चाह रहे हो तो नॉर सॉरो कह नहीं पाओगे, आपको ऑफ रिपीट करना पड़ेगा प्रपोजिशन। तो नाइदर ऑफ एंगर और नॉर ऑफ सॉरो, तो क्या कहोगे? नॉर सॉर और सॉरो नाइदर में और आप लगा नहीं सकते, और का तो कोई सेंस है नहीं, ये तो आएगा नहीं। तो हिज टोन वॉज नाइदर ऑफ एंगर नॉर ऑफ सोरो, इंप्रूवमेंट हमें करना पड़ेगा। तो ऑफ है, प्रपोजिशन रिपीट करना पड़ जाएगा, ऑफ यदि पहले होता तो कोई दिक्कत। तो हिज टोन वॉज नाइदर ऑफ एंगर नॉर ऑफ सोरो, ऑप्शन कौन सा लेना पड़ेगा? सेकंड ऑप्शन को लेना पड़ जाएगा। तो नाइदर ऑफ सोरो और क्या कहोगे? नॉर ऑफ सोरो, नाइदर ऑफ एंगर नॉर ऑफ सोरो, दोनों बार प्रपोजिशन को आपको रिपीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कीप हिम एट आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपीट इन द लॉन्ग रन। देखो
आपको पता होना चाहिए लेस्ट के बाद में हमेशा शुड का इस्तेमाल होता है और नॉट का इस्तेमाल हम कर नहीं सकते। मॉडल केवल शुड आता है और नॉट का इस्तेमाल हम कर नहीं पाएंगे, तो ऑप्शन आपका पूरा गलत हुआ ये तो। और यू मे नॉट, और यू मे नॉट कोई मतलब नहीं है। अनलेस यू मे, अनलेस यू एक बार नॉट वैसे भी नहीं आएगा। लेस्ट यू, क्या कहोगे, लेस्ट यू। तो कीप हिम एट आर्म्स लेंथ लेस्ट यू शुड, क्या कह रहे हो, रिपेंट इन द लॉन्ग रन, है ना। आपके उससे एक हाथ दूरी बनाए रखो, उनसे दूरियां बनाए रखो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको अपने लंबे समय तक उसको पछताना ना पड़े। इन द लॉन्ग रन इडियोमेटिक फ्रेज है, लंबे समय के बारे में बात कहना है ना। अंततः लेस्ट यू शुड, लेस्ट के बाद क्या लगाना पड़ेगा, शुड का इस्तेमाल होता है। बहुत इजी, एक आसान सा सवाल आपको यहाँ पर पूछा गया। कौन नहीं जानता लेस्ट के साथ शुड आता है, बहुत आपने पढ़ा होगा, है ना, नॉर्मल क्लासेस में लेस्ट के साथ। देखो, लर्निंग अ पोइम बाय हार्ट, लर्निंग अ पोइम बाय हार्ट is meaningless if you do not understand it. If you do not understanding it, learning a poem by heart is, क्या कहोगे, लर्निंग अ पोइम इन हार्ट होता नहीं है, बाय हार्ट कहना पड़ेगा। टू लर्निंग होता नहीं है, ऑप्शन ही गलत हो गया। लर्न अ पोइम नहीं, टू लर्न अ पोइम बाय हार्ट कहोगे तो ऑप्शन बन जाता, यहाँ पे टू लर्न होता तो ऑप्शन बन जाता। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, लर्निंग अ पोइम बाय हार्ट, ऐसे भी सही हो जाता, और टू लर्न अ पोइम बाय हार्ट तब भी सही हो जाता। लेकिन लर्न अ पोइम बाय हार्ट यहाँ पे इंपेरेटिव बन जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका बनेगा नहीं। इसका मतलब सेंटेंस में किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ही कह दोगे लर्निंग अ पोइम बाय हार्ट इज मीनिंगलेस इफ यू नॉट अंडरस्टैंड। यदि आप उसे समझ नहीं सकते तो पोइम को रटने से कोई मतलब नहीं है। या तो कहो टू लर्न अ पोइम बाय हार्ट, या आप कहोगे क्या, लर्निंग अ पोइम बाय हार्ट। टू लर्न ऑप्शन होता तो वो भी मान लेते, लेकिन ऐसा ऑप्शन में है नहीं, टू लर्निंग हो। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, सेंटेंस में किसी भी तरह के की हमें आवश्यकता। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ काइट is to fasten two sticks of bamboo together in the form of a cross. The first step in making a kite, कि आप एक पतंग बनाना चाहते हो, है ना, तो क्या है, इज टू फास्टन टू स्टिक्स, टू स्टिक्स को आप फास्टन करिए एक बैम्बू के द्वारा, साथ में मिलाइए, क्रॉस रखिएगा और पतंग बन जाएगी। तो पतंग बनाने की प्रोसेस क्या है, आप लोग सभी जानते हो, हर कोई जानता है पतंग बनाने की प्रोसेस क्या है। तो जो प्रोसेस इसने बताई है, क्या पतंग बनाने वाली प्रोसेस में कहीं कोई आपको गलती नजर आ रही है? द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ काइट, यदि आपको कोई भी काइट बनाना है तो उसमें लगने वाली पहली प्रोसेस, तो स्टेप इन कहना पड़ेगा, और इन कहोगे तो आईएनजी वाली फॉर्म आपको कहनी पड़ेगी, प्रपोजिशन तो आपको लेना ही पड़ेगा, और काइट फिर वर्ब आपने लगा दी, क्या, इज लगा दी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टू फास्टन टू स्टिक्स ऑफ बैम्बू टुगेदर, है ना, बैम्बू की दो स्टिक्स को आपको फास्टन करना पड़ेगा, उन्हें बांधना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा, और क्रॉस में, और आप काइट है वो बना देंगे। सेंटेंस आपका इन मेकिंग अ काइट इज फास्टन, सेंटेंस में किसी तरह की कोई गलती है ही नहीं, सेंटेंस में क्या होगा, नो इम्प्रूव। यदि हम ऑप्शन इसको देखें तो स्टेप इनटू मेकिंग अ काइट इज फास्टन, कोई मतलब ही नहीं, सेंटेंस आपका यहाँ पे गलत होगा, इनटू आएगा नहीं। इन मेकिंग अ काइट इज टू बी फास्टन, फास्टन यहाँ ऑप्शन आएगा नहीं। टू फास्टन किसको करना है, टू स्टिक्स ऑफ बैम्बू को करना है, तो पैसिव वॉइस तो रख नहीं सकते, आपको एक्टिव वॉइस रखना पड़ेगा। इन मेकिंग अ काइट इज टू 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 कहोगे, टू फास्टनिंग यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये तो दो ऑप्शन कट गए, थर्ड और फोर्थ तो आपके ग्रामेटिकली ऑप्शन ही आपके कट गए। अब ऑप्शन बच गया कौन सा, नो इम्प्रूवमेंट का, और इनटू मेकिंग आप कहेंगे स्टेप इन अ काइट इज फास्टन, नहीं इस फास्टन तो कह नहीं सकते, आपको टू फास्टन कहना पड़ेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर भी ये गलत जा रहा है। इसका मतलब सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस में किसी तरह की कोई भी गलती यहाँ पर नहीं होगा।
शुड बी इन पैसिव। क्यों होगा पैसिव मनोज, आपके पैसिव होना चाहिए। पैसिव किस लिए बनाओगे, है ना, क्योंकि टू फास्टन यहाँ पे आप वर्ब ले रहे हो तो ऑब्जेक्ट बाद में रहेगा ना। आप पहले ऑब्जेक्ट को लगा देते तो उस कंडीशन में पैसिव वॉइस बनाते। यहाँ तो पैसिव का तो कोई सेंस ही नहीं, हम इसको पैसिव बनाने का कोई सेंस ही नहीं है। क्यों बनाए हम पैसिव वॉइस इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है। वी हैव हर्ड दैट सम statues have stolen with this ancient temple। अब stolen with थोड़ी कहोगे। We have heard that some statues have stolen with this ancient temple। पहली बात तो have stolen कहेंगे नहीं, statues को किया तो पैसिव वॉइस तो आपको बनाना पड़ेगा। पैसिव वॉइस बनाओगे तो have been stolen करेक्ट है, लेकिन with कहेंगे आपको कहना है टेम्पल से है, द एंशिएंट टेम्पल से वहां से स्टोलन किया है तो फ्रॉम कहना पड़ेगा। हैव बीन स्टोलन फ्रॉम करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पर। हैविंग बीन कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। हैव स्टोलन के साथ विद आएगा नहीं और एक्टिव वॉइस होगा नहीं आपका सेंटेंस, तो आपके सेंटेंस में इंप्रूवमेंट भी आपको करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ कट गया। पहले ऑप्शन में हैव बीन स्टोलन कहने के बाद विद नहीं आएगा, हैव बीन स्टोलन फ्रॉम। कौन सा आएगा, हैव बीन स्टोलन फ्रॉम। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है, सेकंड ऑप्शन बन रहा है कि हैव बीन स्टोलन फ्रॉम। तो वी हैव हर्ड दैट सम स्टैच्यूज हैव बीन स्टोलन फ्रॉम दिस एंशिएंट टेम्पल। तो हैव बीन स्टोलन फ्रॉम कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा, हैव बीन स्टोलन फ्रॉम। क्लियर है, ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है, हैव बीन स्टोलन फ्रॉम। आसान है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपका यहाँ पर नहीं दिया। सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाना जरूरी होगा कि स्टैच्यूज को ही आपने क्या किया है, स्टोलन किया, तो पैसिव वॉइस। स्टैच्यूज किसी को स्टोलन नहीं कर रहा है, स्टैच्यूज को स्टोलन किया गया है। आई रीच्ड एट लंडन ओनली दिस मॉर्निंग। कितना आसान सवाल, आपको पता है रीच के बाद प्रपोजिशन आता है, अराइव के साथ जरूर एट आता है, रीच अपने बाद में प्रपोजिशन नहीं करे। ओनली, ओनली दिस मॉर्निंग, आई रीच लंडन ओनली दिस मॉर्निंग, है ना। इंप्रूवमेंट तो आपको करना पड़ेगा। आई एम रीचिंग का कोई सेंस यहाँ पे बनेगा नहीं। आई रीच्ड लंडन ओनली दिस मॉर्निंग या आई रीच कहो। अब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, आई रीच कहोगे और दिस मॉर्निंग कहना चाह रहे हो तो डेली का काम हो गया। डेली का काम होने के अर्थ में आई रीच कहोगे तो दिस मॉर्निंग की जगह दिया एवरी मॉर्निंग होता तो आई रीच आप यहाँ पर कर देते, है ना। यहाँ पर सेंटेंस में क्या कहना पड़ेगा, रीच कहने के ऊपर तो आप यहाँ पे होता है दी एवरी मॉर्निंग, आप कह रहे हो आज मॉर्निंग सुबह की बात कर रहे हो तो आप क्या कहोगे, आई रीच, है ना। तो आई रीच्ड लंडन ओनली दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग में हालांकि ऐसे होना चाहिए था आई हैव रीच्ड, वैसे इस सेंटेंस के अंदर ऑप्शन ये होना चाहिए था आई हैव रीच्ड लंडन ओनली दिस, लेकिन ऑप्शन में हैव रीच्ड तो ऑप्शन में नहीं दिया। तो इसका मतलब 12 बजे के बाद में कोई सेंटेंस बोल रहा है और उस कंडीशन में रीच्ड है, वो लगा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए टाइमिंग जोन एक होता है टेंस के अंदर कि यदि आपने 12 बजे से पहले पहले की बात करते हो, मॉर्निंग दे रखा है और 12 बजे के पहले पहले की बात कर रहे हो, उस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको लगाना होता है। और यदि 12 बजे के बाद की यदि हम बात करते हैं, यदि हम शाम के टाइम 5-6 बजे बात कर रहे हैं और दिस मॉर्निंग के बारे में बात करें तो वहाँ पे पास्ट टेंस का इस्तेमाल, दिस मॉर्निंग में भी पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है यदि टाइमिंग 12 बजे के बाद की हो, है ना, तो उस सेंस में पॉसिबल हो जाता है। तो हैव रीच्ड तो ऑप्शन में है नहीं, होता तो कोई दिक्कत नहीं, आप हैव रीच्ड, इसमें हैव रीच्ड भी होता और रीच्ड भी होता तो हमें हैव रीच्ड भरना होता। यहाँ पे हैव रीच्ड ऑप्शन में नहीं है तो मैं रीच आपको कहना, तो रीच अपने बाद प्रपोजिशन लेता नहीं, क्या है, तो रीच के बाद प्रपोजिशन आता, अराइव में जरूर एट आता है। तो आई रीच्ड लंदन ओनली, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या आना चाहिए, Sarosh has been suffering with osteoporosis from when was 50। यहां सेंटेंस में आपने कह दिया फ्रॉम और व्हेन लगा रहे हो। अब फ्रॉम कहोगे और व्हेन सी वॉज 50 years ago, व्हेन सी वॉज 50 years ago, सिंस सी वॉज 50 years ago, क्या होना चाहिए,
अब आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस के अंदर यहाँ पर परफेक्ट टेंस क्या दे रखा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया है, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है प्रेजेंट का, और बाद में यहाँ पर पास्ट का सिंपल दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे वैन का जवाब नहीं, आपको सिंस की जरूरत पड़ेगी। तो क्या कहना पड़ेगा, फ्रॉम ऑस्टियोप्रोसिस सिंस वॉज 50 years ago, जब वो केवल कितनी 50 साल की थी, सिंस ही वॉज 50 years ओल्ड, सॉरी अगो नहीं ओल्ड। तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए इसमें, फर्स्ट फ्रॉम का हो गए और फिर उसके बाद में सिंस। आपको पता है सफ़र के साथ में फ्रॉम का इस्तेमाल होता है, सफ़र अपने बाद में क्या लेता है, सफरिंग फ्रॉम, डाई आता तो ऑफ आता, सफ़र है तो फ्रॉम आएगा, तो फ्रॉम आपके इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, विद का कोई ऑप्शन आएगा नहीं, और ऑप्शन आपको इंप्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, तो फ्रॉम और यहाँ पे सिंस कह रहे हो अकेला, फ्रॉम के बाद दोबारा फ्रॉम व्हेन कहने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन आपको पता है यहाँ पर पास्ट का सिंपल और इधर प्रेजेंट का परफेक्ट या प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। तो सिंस में पास्ट का सिंपल टेंस आता है और सिंस के पहले प्रेजेंट का परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप इस्तेमाल। तो सरोज हैज बीन सफरिंग फ्रॉम, क्या कह रहे, ऑस्टियोप्रोसिस, क्या कहोगे, सिंस शी वॉज 50 years ओल्ड, है ना, जब वो केवल 50 साल, जब वो 50 साल की थी तब से ही सी हैज बीन सफरिंग, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा यहाँ पर, फर्स्ट फ्रॉम ऑस्टियोप्रोसिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना। चलो, तो ये थे आपके क्वेश्चंस मेंस 2021, 2021 के मेंस के जो पेपर आपका हुआ, तो मेंस के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस टोटल आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कौन से हमने स्पोर्टिंग एरर वाले क्वेश्चंस कर लिए, ग्रामेटिकल एरर हमने कंप्लीट कर लिया, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हमारे हो गए, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस भी है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वोकैब की क्लासेस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 2021 जो वोकैब जितने भी हैं वो सारी क्लासेस हैं वो हमने पढ़, है ना। तो आप लोग पहले वोकैब वाली वीडियोस हैं उन्हें कवर करो, वोकैब की जितने भी आपके क्लासेस हैं उन्हें आप कंप्लीट करें, ठीक है ना। उसके बाद ये ग्रामेटिकल जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कंप्लीट करें। देखो मेंस में कोई ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं आता, है ना, बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को देखो तो वही क्वेश्चंस है जो हम क्लासरूम में पढ़ते हैं, है ना। इसमें ऐसा कोई शायद ही ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमने क्लासरूम में डिस्कस नहीं किया हो, क्लासरूम में हम डिस्कस ना करते हैं, ऑफलाइन क्लासेज में बहुत ईजी और आसान से आपके सवाल आते हैं, ठीक है। ओके, चलो वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है ना, लाइक करिएगा और पढ़िएगा, ठीक है ना। ओके बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही, हैव अ नाइस डे।